अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 शुरू करने लगे हैं। ये जो लेक्चर नंबर 8 है ये कोई नया पार्ट नहीं है, ये इंट्रोपी का जो एक प्रीवियस लेक्चर था उसका कंटिन्यूटी में दूसरा पार्ट है। ठीक है, मैं इनफैक्ट इसको शूट भी एक ही दिन कर रहा हूँ। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा हुआ तो लेक्चर नंबर 8 देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में, हमने ये पढ़ा था कि जो वन वे प्रोसेस है दैट टेंड्स टू प्रोसीड इन अ डायरेक्शन के जहां पे इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। फिर मैंने आपको ये कहा था कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट इंट्रोपी की मदद से लिखेंगे। तो अब वो वक्त आ गया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो 2-4 मशहूर स्टेटमेंट्स हैं इंट्रोपी वाली, वो ये है कि मेरे बच्चे इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, गौर से सुनना क्योंकि इसी की बेस पे फिर हमने आगे सारी बात करनी है। इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है, गौर से सुनना, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज होती है। इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज आइदर कांस्टेंट और इंक्रीजेस। यानी कि इसी की अब देखो एक और स्टेटमेंट क्या बन जाएगी कि दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं पॉसिबल जो कि यूनिवर्स की इंट्रोपी को डिक्रीज कर सके, जो कि यूनिवर्स की इंट्रोपी को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। एक स्टेटमेंट ये है, क्या इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज हो, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें इंट्रोपी क्या हो, यूनिवर्स की डिक्रीज हो। इंट्रोपी किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में इंट्रोपी यूनिवर्स की या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज होती है। अब इसी को बात करने का एक और तरीका, अगर आप कहते हो कि इंट्रोपी यूनिवर्स की कांस्टेंट है तो इसका मतलब मेरे भाई जो चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, आप बोलोगे वो या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है। क्या मतलब सर, ये बात नहीं समझ में आई? अभी आएगा समझ में, आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाओ। देखो, अगर मैं कहता हूं कि कोई प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस की वजह से यूनिवर्स की इंट्रोपी कांस्टेंट रही, तब्दील नहीं हुई, तो क्या मैं ये कह सकता हूं भाई मान ले यूनिवर्स की इंट्रोपी पहले 5 जूल पर केल्विन थी, अभी भी 5 जूल पर केल्विन है। मतलब मैंने कहा कि कोई भी अगर प्रोसेस होता है, कैसा भी प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, कोई भी प्रोसेस होता है यूनिवर्स में, आइसोलेटेड सिस्टम में, तो उसकी वजह से आइसोलेटेड सिस्टम की या यूनिवर्स की इंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है। ऐसा कोई प्रोसेस मुमकिन नहीं है जिसमें यूनिवर्स की इंट्रोपी क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। परेशान नहीं होना, सुनते जाना, अभी जो जहन में सवाल आ रहे सब क्लियर होंगे। ठीक है, मैंने कहा अगर मान लो यूनिवर्स की इंट्रोपी थी 5 जूल पर केल्विन, आपने कोई प्रोसेस किया और उसके बाद भी इंट्रोपी रही 5 जूल पर केल्विन, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि इंट्रोपी कांस्टेंट भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। तो एक यूनिवर्स की इंट्रोपी 5 जूल पर केल्विन थी, आपने कोई कार्रवाई करी, बाद में भी इंट्रोपी कितनी है, 5 जूल पर केल्विन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं चेंज इन इंट्रोपी 0 आया यूनिवर्स की? बिल्कुल आया भाई, यूनिवर्स की इंट्रोपी चेंज नहीं हुई। और मान लो अगर पहले 5 जूल पर केल्विन थी, अब आपने कोई प्रोसेस किया, उसके बाद इंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ के 7 जूल पर केल्विन हो गई, तो इस केस में डेल्टा एस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस केस में डेल्टा एस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमने कहा यूनिवर्स में अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हो, यूनिवर्स में आप कोई भी प्रोसेस करते हो या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप कोई प्रोसेस करते हो, तो ओवरऑल डेल्टा एस, change in entropy of the isolated system is either 0 or greater than 0. This is the second law of thermodynamics. ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये इसको रिपीट करने का तरीका, इस वाले को, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि जिसमें डेल्टा एस यूनिवर्स का लेस देन 0 हो जाए। जाहिर है यही बात लिखी हुई है कि यूनिवर्स की इंट्रोपी डिक्रीज हो जाए, ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता कि ये डिक्रीज कर दे। अगर डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स विल बी लेस देन 0, ऐसा मुमकिन नहीं है। सही, पहले ये स्टेटमेंट समझ लो, मुझे पता है आपके जहन में डाउट आ रहा होगा
ठीक है, मैं डाउट भी बता देता हूं क्या डाउट आ रहा होगा। डाउट ये आ रहा होगा सर लेक्चर नंबर 7 में जो आपने लास्ट सवाल कराया था कि जिसके अंदर, गौर से सुनना, जो आपने लास्ट सवाल कराया था कि जिसके अंदर आपने फ्रिज के अंदर 70 ग्राम पानी रखा था और उसको आप आइस में कन्वर्ट कर रहे थे, हमने उसका डेल्टा एस कैलकुलेट किया था, आपने खुद कैलकुलेट कराया था और वो नेगेटिव आया था। अब आप कह रहे हैं कि डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो अजीब सी बात है। डेल्टा एस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वहां था वो गलत था क्या? वो सही था, बिल्कुल सही था। तो ये क्या है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं है, पहले इतने हिस्से को ध्यान में रखो, उसको छोड़ दो। क्या ध्यान में रखो? यूनिवर्स में कोई काम ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि जिसकी वजह से यूनिवर्स की इंट्रोपी कम हो जाए। यूनिवर्स की इंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है। अब डेल्टा एस में समझो, यूनिवर्स की इंट्रोपी का जो चेंज है वो या तो जीरो होता है, अगर इंट्रोपी कांस्टेंट है तो चेंज जीरो होगा, या यूनिवर्स की इंट्रोपी का जो चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। यूनिवर्स की इंट्रोपी का जो चेंज है वो लेस देन जीरो हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्लियर है? नो प्रोसेस इन द यूनिवर्स कैन डिक्रीज द इंट्रोपी ऑफ इट। सिमिलरली कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है दैट कैन मेक डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स लेस देन जीरो या नेगेटिव। इतनी बात समझ में आती है? समझ में आती है। तो सर फिर उस सवाल का क्या करें? अभी कराते हैं, वो भी उस सवाल पे भी आते हैं। पहले ना एक दो चीजें यहां समझते हैं जरा, फिर मैं उस सवाल पे आपको खुद लेके जाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, मैं खुद लेके जाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, अब समझो। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो मेरे पास यहां पे एक प्रोसेस है और जो कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा है, बोला ठीक है सर, है यहां पे एक प्रोसेस है। देखिएगा यहां पे मान लो ऐसे करके मेरे पास ना कोई प्लेट रखी हुई है, इसमें ऐसे मेरे पास डिफरेंट लेड बॉल्स मौजूद हैं, छर्रे लेड बॉल्स हैं। यहां पे मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। बोला ठीक है सर, यहां तक की बात हमें अच्छे से समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चले। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा हूं। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता था, तो आप रिवाइज करो। होता यह था कि आप यहां से एक बॉल हटाते थे, नीचे से ऊपर लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता था, यह पिस्टन आपका हल्का सा ऊपर आ जाता था। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर आप ये बॉल वापस डालोगे तो सिस्टम अपनी इनिशियल हालत में वापस आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एवरी टाइम द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसकी इंडिकेटर डायग्राम बनाना पॉसिबल है, इसमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना पॉसिबल है, आराम से, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, समझ में आता है। अच्छा अब देखो, अब जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द गैस, सिस्टम ने काम किया। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी सिस्टम की। ठीक है सर, और जैसे ही इंटरनल एनर्जी कम होगी तो बराबर में आपके पास मान लो एक रेजर्वॉयर मौजूद है। एक क्या है? रेजर्वॉयर मौजूद है, जिसको आप सोर्स कहते हो। इस रेजर्वॉयर से क्या होगा? इस रेजर्वॉयर से कुछ क्यू हीट अंदर चली जाएगी। इस रेजर्वॉयर से कुछ क्यू हीट क्या होगी? अंदर चली जाएगी। बोला ठीक है सर, अंदर चली जाएगी। जब क्यू हीट अंदर जाएगी तो इसका मतलब इसकी इंट्रोपी चेंज होगी। बोला ठीक है सर, इसकी इंट्रोपी चेंज होगी। इसकी इंट्रोपी क्या होगी? चेंज होगी। इंट्रोपी के चेंज होने के यहां दो रीजन हैं। पहला रीजन कि आपके पास यहां पे पिस्टन बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के पास खेलने कूदने की, आवारागर्दी करने की, मूव करने की जगह क्या हो गई? पहले के मुकाबले में बढ़ गई। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा सिस्टम है, अभी ये मेरा पूरा एक वो है, कह लो कि ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, ये मेरा पूरा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में ये है मेरा सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये है मेरी सराउंडिंग। ये सराउंडिंग है, रेजर्वॉयर मान लो मेरा क्या है भाई? सराउंडिंग है। ठीक है सर, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या यहां पे सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ी है, तो बिल्कुल सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज हुई है। कैसे सर, जरा बताएं। जब तक ये मेरे गैस ने रेजर्वॉयर से हीट नहीं ली थी तब तक इसकी कुछ इंट्रोपी थी? यस सर, थी। अब जब इसने हीट ले ली है,
जब हीट ले ली, एक्सपेंशन भी आ गई, तो पहले के मुकाबले में गैस मॉलिक्यूल के पास घूमने फिरने की जगह क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि आप बोलोगे फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है किसके मुकाबले में, इनिशियल एंट्रोपी के मुकाबले में। आपका जो डेल्टा एस है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। नहीं तो ऐसे समझ लो, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम ने हीट ली है। बोला ठीक है सर, सिस्टम ने हीट ली है, समझ में आ गया। सिस्टम ने हीट क्या करी है, यहां पे ली है। गौर से सुनना, सिस्टम ने हीट यहां पे गेन करी है। ठीक है सर, समझ में आता है। साथ ही साथ अब एक चीज और देखो, ये जो मैं डेल्टा एस पॉजिटिव बता रहा हूं, ये मैं किसका बता रहा हूं, ये मैं सिस्टम का बता रहा हूं। किस सिस्टम का, इस सिस्टम का। ठीक है। अगर हम रेजर्वॉयर की बात करें, रेजर्वॉयर सराउंडिंग है। रेजर्वॉयर ने हीट लूज करी है, बिल्कुल करी है, वही हीट तो अंदर गई है। तो अगर आपको बोलूं रेजर्वॉयर की एंट्रोपी चेंज हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। रेजर्वॉयर ने हीट लूज करी है, गेन करी है, लूज करी है। तो रेजर्वॉयर की एंट्रोपी कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी, तो रेजर्वॉयर की एंट्रोपी कम हुई होगी। रेजर्वॉयर का एंट्रोपी कम हुआ क्योंकि इसने हीट एनर्जी क्या कर दिया, लूज कर दिया। भाई ये पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से पढ़ चुके कि क्यों गेन करने में क्या होता है, क्यों लूज करने में क्या होता है। तो इसने एंट्रोपी लूज करी तो इसकी एंट्रोपी कम हुई Q/T से। ठीक है सर दोनों का टेम्परेचर T है, बिल्कुल T है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सराउंडिंग का और गैस का टेम्परेचर एक बराबर होता है, यही तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब आप गौर से देखो, गौर से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट कर दो, ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। ये पूरा सिस्टम मेरा कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये पूरा मेरा कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग मिला के मेरा पूरा यूनिवर्स हो गया। बोला ठीक है सर। तो देखो सिस्टम की एंट्रोपी हो गई प्लस Q/T, इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, माइनस का Q/T। नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, अभी शुरू में जो लिखवाया था, मैंने कहा था कोई भी प्रोसेस हो उसमें ओवरऑल सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो या तो कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है। चेंज इन एंट्रोपी या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, कम नहीं हो सकती। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस में आप देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है। अरे सर सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ रही है ना। हम जब भी एंट्रोपी डिफाइन करते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम की डिफाइन करते हैं या यूनिवर्स की डिफाइन करते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, इंडिविजुअल सिस्टम की कम भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। इसकी एंट्रोपी बढ़ भी सकती है। अभी जब मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कराऊंगा उसमें इसकी एंट्रोपी कम हो रही होगी, रेजर्वॉयर की बढ़ रही होगी। लेकिन अगर आप पूरी कायनात की देखोगे तो पूरी कायनात की एंट्रोपी कांस्टेंट रही, पूरी कायनात की एंट्रोपी तब्दील नहीं हुई। रिवर्सिबल प्रोसेस में ध्यान में रखिएगा, अगर आपका कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, उसमें जितना एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव में आता है उतना एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में आता है। तो नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होता है, 0 होता है। नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आप बोलोगे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होती। इसका एक और रीजन बताऊं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कोई हीट जनरेट नहीं होती, नो हीट इज जनरेटेड। ये रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात है, खूबसूरती है कि इसमें कोई सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जनरेट नहीं होती, कोई हीट जनरेट नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती। सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई हीट लॉस नहीं है। इसने Q/T एंट्रोपी बढ़ी, इसकी Q/T कम हुई, नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कितना हो गया, 0 हो गया। कोई मसला नहीं है। मजीद फीलर लेते हैं अभी जरा। अब देखो अगर मैं आपको यही प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में करवाऊं, सुनना। ये मान लो मेरा सिस्टम है, बोला ठीक है सर सिस्टम है, इसमें यहां पे ऐसे करके मेरी छर्रे वाली बॉल्स रखी हुई है, सर रखी हुई है, लेड शॉट्स। यहां पे मेरे पास गैस मौजूद है, ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड। यहां पे मेरा रेजर्वॉयर है, ये मेरे पास क्या है भाई साहब, रेजर्वॉयर है। ठीक है सर रेजर्वॉयर है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक बॉल ऐड कर दी। सुनना, मैंने एक बॉल ऐड करी, जैसे ही एक बॉल ऐड करी ऊपर से नीचे लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही मेरे बच्चे प्रेशर बढ़ा, वर्क डन ऑन द गैस हुआ, इसका क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा। और टेम्परेचर बढ़ा तो मैंने टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना, यहां से हीट निकल के वहां चली गई, हीट यहां से निकल के यहां चली गई। अब आप देखोगे अगर गौर से,
अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, ये जो मेरा सिस्टम है, जो मेरे सिस्टम की इंट्रोपी का चेंज है, अगर मैं सिस्टम की इंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करूं तो वो आएगा माइनस का क्यू अपॉन टी, क्योंकि टी टेम्परेचर पे इसने क्यू हीट लूज कर दी। अगर मैं रेजर्वॉयर की इंट्रोपी का चेंज मालूम करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का क्यू अपॉन टी, और ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स में मेरे पास एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है, तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स क्या हुआ, तो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स जीरो है। ऐड कर लो सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपी के चेंज को, तो वो जीरो आ रहा है। जितना सिस्टम की डेल्टा एस नेगेटिव में आ रहा है, गोया कि सिस्टम की इंट्रोपी जितना कम हो रही है, इसकी इंट्रोपी उतना बढ़ रही है, तो नेट चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर समझ लेना, बच्चे बोलते हैं सर आपने कहा कि वो प्रोसेस नहीं हो सकता कि जिसमें इंट्रोपी कम हो। देखो समझो, यहां पे सिस्टम की इंट्रोपी कम हो रही है, जी सर हो रही है। मैंने कहा था वो प्रोसेस खुद से नहीं हो सकता कि जिसमें इंट्रोपी कम हो रही हो। ये दो अलग चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, समझो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे भी टाइम लगा, 3-4 दिन लगे, बहुत पढ़ा, दो अलग चीजें। वो प्रोसेस खुद से नहीं हो सकता जिसमें सिस्टम की इंट्रोपी कम हो रही हो। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें यूनिवर्स की इंट्रोपी कम हो रही हो। ये दो अलग चीजें, फर्क समझो। ये देखो इधर, क्या इस पूरे सिनारियो में यूनिवर्स की इंट्रोपी कम हो रही है? नहीं, यूनिवर्स की इंट्रोपी का चेंज कितना आ रहा है, जीरो। कोई ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता कि जिसमें यूनिवर्स की जो इंट्रोपी है वो डिक्रीज हो जाए। यूनिवर्स की इंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स विल बी आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज हो जाए। अच्छा सर ये कम हो रहा है, अबे ये यूनिवर्स नहीं है, ये सिस्टम है। कोई ऐसा प्रोसेस कि जिसमें सिस्टम की इंट्रोपी कम हो रही हो। सिस्टम इज वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सराउंडिंग भी तो है। सिस्टम इज वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अगर किसी प्रोसेस में सिस्टम की इंट्रोपी कम हो रही है तो वो खुद से नहीं हो सकता, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोसेस होगा। देखो इधर, मैंने सिस्टम पे वर्क किया तब कंप्रेशन आई, क्योंकि जब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं वो हीट बाहर दे रहा है, गोया सिस्टम की इंट्रोपी क्या है, नेगेटिव है। ये प्रोसेस खुद से नहीं हो सकता, सिस्टम की इंट्रोपी नेगेटिव है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे इस पे वर्क डन करना पड़ा। मैंने ऊपर लेड बॉल्स ऐड करी तो कंप्रेस हुआ। सिस्टम की इंट्रोपी अगर नेगेटिव है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है, जैसे समझो इस बात को, हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, खुद से जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ती है। कोल्ड से हॉट की तरफ आना है। अब सिस्टम की इंट्रोपी कम होगी, यूनिवर्स की नहीं कम होगी, यूनिवर्स की तो हो ही नहीं सकती कम। हॉट से कोल्ड से हॉट की तरफ आना है, खुद से नहीं आएगी, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हो, ला सकते हो। यूनिवर्स की इंट्रोपी कम नहीं हो जाएगी, सिस्टम की इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो खुद से नहीं हो रहा। दो अलग चीजें। कोई ऐसा प्रोसेस कि जिसमें सिस्टम की इंट्रोपी कम हो रही है, इट विल नॉट हैपन खुद से स्पॉन्टेनियसली, आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कम हो ही नहीं सकती कोई किसी भी प्रोसेस में। वजह देखो, यहां पे सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई ना। देखो यहां गौर से, यहां पे ये जो सिस्टम था इसकी एंट्रोपी कम हुई, माइनस का क्यू अपॉन टी। रेजर्वॉयर की एंट्रोपी क्या हो गई, प्लस का क्यू अपॉन टी। गोया के अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी उससे ज्यादा बढ़ रही होगी, ताकि ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो कांस्टेंट रहे या बढ़ जाए। ये बात समझना। जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको वो सवाल कराया था फ्रिज वाला, वो भी यही चीज था। उसमें गौर से देखो, गौर से देखो, फ्रीजर के अंदर पानी रखा हुआ है जिसको आप बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप पानी से बर्फ बनाते हो तो ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होती है। सिस्टम यहां पे क्या है, पानी, पानी के मॉलिक्यूल आवारागर्दी कर रहे हैं, फ्री 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 घूम रहे। आपने उनसे हीट ली और हीट लेके उसमें आइस में कन्वर्ट कर दिया, हीट लेके उसे आइस में कन्वर्ट कर दिया। पहले डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, अब डिसऑर्डरनेस कम हो गई, गोया कि एंट्रोपी कम हुई। ये प्रोसेस खुद से नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। आपने किया ये प्रोसेस, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हुई और सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ी। क्यों? फ्रिज ने वो हीट लेके सराउंडिंग में झोंक दी, फ्रिज ने वो हीट लेके सराउंडिंग में फेंक दी, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ी। सिस्टम की एंट्रोपी जितना कम हुई थी, सराउंडिंग की उससे ज्यादा बढ़ गई।
तो ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ी। फिर सुन लेना, ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आइदर रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस और इंक्रीजेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम की एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। दूसरी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। इररिवर्सिबल प्रोसेस है, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव। छाप लो जल्दी से। अब एक इररिवर्सिबल प्रोसेस से भी आपको बता देते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, यहां गौर से सुनना, अच्छे से समझना। मैं फिर एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, बस आपने कॉन्सेप्ट का फील लेना है। सही है, सारे पैसे कॉन्सेप्ट के फील लेने के। ये मान लो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसको आप अपना यूनिवर्स कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ये आपका एक अदद क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। बोला ठीक है सर है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये जनाब मान लो मेरे पास एक गैस है। बोला ठीक है सर एक गैस है। यहाँ पे मेरे पास एक गैस भरी हुई है। बोला ठीक है सर यहाँ पे मेरे पास एक गैस भरी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मान रहा हूँ कि ये एक इररिवर्सिबल सिस्टम है, यानी कि रियल लाइफ सिस्टम है। यानी कि जब पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो यहां पे हमारे पास फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। यानी कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा ना, जब पिस्टन ऐसे वॉल से रगड़ खाता हुआ ऊपर जाएगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन रेजिस्ट करती है मोशन को। और यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास है जनाब रेजर्वॉयर। यहां पे हमारे पास क्या है, रेजर्वॉयर है। ये रेजर्वॉयर या तो हीट ले सकता है या हीट दे सकता है। समझिएगा अभी आहिस्ता आहिस्ता, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। बोला ठीक है सर। अब बताएं क्या हुआ। अब मेरे बच्चे यहां पे आपके पास वही एक इस तरीके की प्लेट रखी हुई थी। बोला ठीक है सर। इसके ऊपर ऐसे ना यहां पे मास रखे हुए थे। अब की बार बड़े बड़े मास थे, क्योंकि जाहिर है मैंने स्लो प्रोसेस तो करना नहीं है, फास्ट करना है। इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक बॉल हटा दी। बोला ठीक है सर एक बॉल हटा दी। समझना जरा, एक बॉल मैंने यहां से हटा दी। जब एक बॉल हटा दी तो ऊपर से जो प्रेशर नीचे लग रहा था वो कम हो गया। ठीक है सर, नीचे से जो प्रेशर ऊपर लग रहा था वो बढ़ गया। तो आपका जो पिस्टन था वो एक्सपेंड कर गया, आपका जो पिस्टन था वो एक्सपेंड कर गया। बोला ठीक है सर। जब वर्क डन बाय द गैस हुआ, भाई पिस्टन एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द गैस हुआ। ठीक है सर, जब वर्क डन बाय द गैस हुआ तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी। बोला ठीक है सर। और हम थर्मल आइसोथर्मल बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल का मतलब यह कि आपने सिस्टम का टेम्परेचर कम होने नहीं देना, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होने नहीं देना। तो मान लो यहां से क्यू हीट चली गई, यानी कि मेरे सिस्टम ने क्यू हीट क्या करी, गेन कर ली। रेजर्वॉयर का टेम्परेचर भी टी है, इसका टेम्परेचर भी क्या है, टी है, गेन कर लिया। बोला ठीक है सर। अब आप एक और चीज समझो जरा, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा था तो यहां से रगड़ खाता हुआ गया सर, गया। यहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व थी, फ्रिक्शन थी। फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस हुई, बिल्कुल प्रोड्यूस हुई। कुछ हीट प्रोड्यूस हुई यहां पे, बिल्कुल प्रोड्यूस हुई। अच्छा, अब जरा, अब अगर मैं आपको बोलता हूं, सुनना गौर से, कि जरा यहां पे ये मान लो मेरा सिस्टम है, ये मान लो मेरा सराउंडिंग है। ये हीट कहां प्रोड्यूस हुई होगी, यहीं प्रोड्यूस हुई होगी ना, इसके अंदर। भाई पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहीं हीट प्रोड्यूस हुई, बिल्कुल यहीं हुई। अगर मैं आपको बोलूं, गौर से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम बताइए, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम बताइए, तो सिस्टम की एंट्रोपी में जो एक चेंज आया वो प्लस क्यू अपॉन टी का था। ये कहां से आया, जो रेजर्वॉयर से इसने एनर्जी गेन करी, एक्वायर करी। भाई रेजर्वॉयर ने इसे क्यू हीट दी, बिल्कुल दी। उसका जो चेंज आया वो कितना आया, प्लस का क्यू अपॉन टी आया। साथ ही साथ हीट एनर्जी जनरेट हुई, साथ ही साथ हीट एनर्जी जनरेट हुई ड्यू टू फ्रिक्शन। सिस्टम में हीट एनर्जी पैदा हुई। भाई जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो हीट पैदा होगी ना, बिल्कुल होगी पैदा। तो ये जो हीट एनर्जी जनरेट हुई, इसको आप कहते हैं कि इररिवर्सिबिलिटी की वजह से। ये जो इररिवर्सिबल प्रोसेस था, फ्रिक्शन था, टर्बुलेंस था, नेचुरल जो फिनोमेनाज इन्वॉल्व थे, इसकी वजह से इसके अंदर एंट्रोपी क्या हो गई, जनरेट हो गई। सिस्टम में अपनी खुद की एंट्रोपी जनरेट हो गई। अच्छा, अगर मैं यहां सराउंडिंग की बात करूं, अगर मैं यहां पे सराउंडिंग की बात करूं, अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी थी, सराउंडिंग के पास से तो हीट निकली है, तो इसकी एंट्रोपी क्या है, माइनस का क्यू अपॉन टी है। इसकी एंट्रोपी क्या है, माइनस का क्यू अपॉन टी है। इस पार्ट की एंट्रोपी कम हुई है, इस पार्ट की एंट्रोपी बढ़ी है। इस पार्ट की एंट्रोपी कम हुई है, इसने हीट लूज करी है। इस पार्ट की एंट्रोपी बढ़ी है। लेकिन
इसकी जितनी इंट्रोपी कम हुई है उससे ज्यादा इसकी इंट्रोपी बढ़ी है। और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, अगर आप जोड़ोगे तो आप देखोगे प्लस का क्यूब अपॉन टी प्लस जो सिस्टम की इंट्रोपी जनरेट हुई इन हाउस माइनस का क्यूब अपॉन टी, ये वाला, ये और ये चला गया। तो जो इंट्रोपी हीट जनरेट होने की वजह से रह गई थी, आप देखोगे कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि ये आपके पास जो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या मतलब, क्या सीखा आपने? यूनिवर्स में आइसोलेटेड सिस्टम में दो चीजें थी, एक सराउंडिंग, एक सिस्टम। सराउंडिंग की इंट्रोपी यहां कम हुई, सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ी। सराउंडिंग की इंट्रोपी जितना कम हुई है, सिस्टम की इंट्रोपी उससे ज्यादा बढ़ी है। तो जब आपने दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पर पॉजिटिव चेंज रह गया, जोड़ने पर पॉजिटिव चेंज रह गया। ये मैंने समझाया था आपको, क्या कि कोई भी दुनिया का इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसके अंदर अगर एक पार्ट ऑफ द सिस्टम में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ रही होगी, और जितना डिक्रीमेंट आ रहा है उससे ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा इररिवर्सिबल प्रोसेस में, तब जाके नेट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन पॉजिटिव। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम में जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी दूसरे पार्ट में उतनी एंट्रोपी कम होगी, नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन जीरो एंड एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो हीट एनर्जी जनरेट हो गई ना, ये जो हीट जनरेट हो गई, इसने यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा दी, इसने यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा दी। अब ये कम नहीं हो सकती, बढ़ गई। जो हीट पैदा हो गई वो समझ लो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी हो गई। जो हीट चली गई अब आप उसे किसी काम में नहीं ले सकते। क्यों? जो हीट चली गई वो इररिवर्सिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों? आप एयर के मॉलिक्यूल्स को बोलोगे अल्लाह के नाम पे मुझे एनर्जी वापस कर दो, नहीं देंगे वो आपको वापस एनर्जी। समझ में आ रही है? फिर समझ लो, ठीक है, फिर समझ लो। मैं अगर यहां पे समअप कर दूं कहानी, आपके पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है। के से मुराद कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है? जीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा मुमकिन है कि एक पार्ट ऑफ द सिस्टम की एंट्रोपी कम हो और एक पार्ट ऑफ द सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े, लेकिन नेट चेंज इन द आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी विल बी जीरो। जितना एक पार्ट ऑफ द सिस्टम में एंट्रोपी कम हो रही होगी दूसरे पार्ट में एंट्रोपी उतना बढ़ रही होगी। फिर अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस में इसमें एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल इंक्रीज। ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप बोलोगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव। और किसी भी प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकता या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज नहीं हो सकती। ये वाला सिस्टम क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस वाला, कि एक पार्ट ऑफ द सिस्टम में अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ रही होगी, और जितना वहां कम हो रही है उसके मुकाबले में ज्यादा बढ़ रही होगी। जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर वाली मिसाल ली, उसमें आपने देखा था, ये मैं आपको कार्नोट इंजन और फ्रिज में साबित भी कराऊंगा, ये वाली बात जो बताई है यहां पे। अभी देखा था आपने कि थर्मोडायनेमिक लेक्चर 07 में 70 ग्राम आपने पानी रखा, उसको आइस में कन्वर्ट करना है, तभी तो फ्रिज में रखा है। तो ये जो प्रोसेस है इसकी इंट्रोपी क्या है? नेगेटिव। फ्रिज के अंदर इंट्रोपी कम हो रही है, सिस्टम की इंट्रोपी कम हो रही है, और सराउंडिंग की इंट्रोपी बढ़ रही है। सर सराउंडिंग की इंट्रोपी कैसे बढ़ रही है? फ्रिज जब काम कर रहा होता है उसके पीछे की साइड पे देखें, वो हीट रिजेक्ट कर रहा होता है। आपका जब एसी काम कर रहा होता है उसका जो आउटर लगा होता है बाहर, वो बाहर हीट फेंक रहा होता है। मान लो आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, इस कमरे में एसी लगा हुआ है, तो ये कमरा जो है ये सिस्टम हो गया, सराउंडिंग बाहर हो गई जहां आउटर लगा हुआ है, तो यहां से हीट लेके वो बाहर फेंक रहा है। तो इस सिस्टम की इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, सराउंडिंग की इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल यूनिवर्स की इंट्रोपी इंक्रीज होगी इररिवर्सिबल प्रोसेस में। यहां की इंट्रोपी जितनी कम होगी, सराउंडिंग की इंट्रोपी इससे ज्यादा इंक्रीज होगी, तो नेट चेंज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये भी सुन लो, अगर सराउंडिंग की इंट्रोपी इंक्रीज हो कम और सिस्टम की इंट्रोपी डिक्रीज हो ज्यादा, कि ऐड करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। कि नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा प्रोसेस अपने पास दुनिया भर में पॉसिबल नहीं है। जहन में रख लीजिएगा। क्लियर है? छाप लो जल्दी से। अब देखते हैं कि एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस कैसे कांस्टेंट रहती है और इररिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कैसे तब्दील होती है।
अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें पढ़ ली है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें एक पार्ट में अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी तो दूसरे पार्ट में एंट्रोपी कम होगी, इक्वल होगा। नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम विल बी जीरो। अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें एक पार्ट ऑफ द सिस्टम में अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, दूसरे पार्ट में इंक्रीज होगी। इंक्रीमेंट हमेशा डिक्रीमेंट से ज्यादा होगा, तब जाके नेट चेंज इन एंट्रोपी आपके पास हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर डिक्रीमेंट ज्यादा है और इंक्रीमेंट कम है तो ऐसा कोई प्रोसेस यूनिवर्स में हो ही नहीं सकता। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई परेशानी यहां तक हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि हमारे पास जो हमारा इडियाबैटिक प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है भाई? इडियाबैटिक प्रोसेस, इसको हम कहते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जनाब ऐसा कैसे होता है कि ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है? कैसे इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है? सिंपल सा तरीका है समझाने का। ये मान लो मेरे बच्चे, हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये रहा। बोला ठीक है सर। देखो भाई, इडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात क्या है? सर इडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात यह है कि उसके अंदर जब चाहे आप एक्सपेंशन करो चाहे आप कंप्रेशन करो, नेट हीट फ्लो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यहां मान लो पूरी एक इंसुलेशन मौजूद है, ये मान लो पूरी इंसुलेशन है मेरा बेटा। हीट ना तो इसके अंदर जा सकती है और हीट मेरे बच्चे ना तो इससे बाहर आ सकती है। बोला ठीक है सर, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हीट, यहां अंदर गैस मौजूद है। बोला ठीक है सर, हीट ना तो अंदर जाएगी और ना हीट क्या होगा? बाहर आएगी। अब इसको समझाने का आसान सा तरीका है कि कैसे आपके पास एंट्रोपी इसकी कांस्टेंट रहती है। पहली बात तो मेरे बच्चे, ये आपका एक अदद कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस है। अपने पास ध्यान में रखना, रिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसोएंट्रोपिक होता है और इसी की एंट्रोपी कैसी होती है? कांस्टेंट। अगर इरिवर्सिबल होगा तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। रिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक होता है। वजह सिंपल है भाई साहब, इसके अंदर नेट हीट का फ्लो क्या होता है? जीरो होता है। और आपको पता है कि एंट्रोपी चेंज होती है अगर कोई बॉडी क्या करे? अगर कोई बॉडी हीट गेन करे एट सर्टेन टेम्परेचर। तो भाई इसमें हीट जा ही नहीं रही। जब हीट जा ही नहीं रही तो एंट्रोपी चेंज नहीं हो सकती। भाई इसके अंदर हीट नहीं जा रही तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। अच्छे से सुनना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे सवालों का जवाब आएगा। तो हमारे पास एक रिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों होती है? इसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती भाई, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। आइसोएंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जब आप रिवर्सिबल इडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हो तब भी वही एंट्रोपी रहती है, जब आप कंप्रेशन करते हो तब भी वही एंट्रोपी रहती है। एंट्रोपी चेंज नहीं होती। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल इडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। क्यों होता है ऐसा? अब समझते हैं। मान लो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। जब एक्सपेंड कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आपका पिस्टन मान लो कहीं ऊपर चला गया, एक्सपेंड कर दिया ना, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया ये, ठीक है, ये मेरा था सिस्टम था, एक्सपेंड कर दिया। अब जब मैं भी स्टूडेंट था, मेरे भी जहन में यही सवाल आते थे जो आपके जहन में अभी आ रहे होंगे। सवाल ये आता था सबसे पहला कि सर आपने अभी शुरू में ये बताया था, सुनना गौर से, आपने ये बताया था कि जब हम सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तो पहले के मुकाबले में गैस के पास जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो तो बढ़ जाएगा। वो वॉल्यूम के जिसके अंदर ये मूव कर सकते हैं वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखें इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ गया। पहले के मुकाबले में वॉल्यूम क्या हो चुका है? ज़्यादा हो चुका है। जब पहले के मुकाबले में वॉल्यूम बढ़ गया तो ये तो डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम क्या हो गई? बढ़ गई। जब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी को बढ़ना चाहिए। भाई आपने बताया था ना कि जब वॉल्यूम पहले से ज्यादा अवेलेबल है तो डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम क्या हो गई है? बढ़ गई है। जब बढ़ गई है तो पहले के मुकाबले में एंट्रोपी को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, या एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ऐसा कैसे कह रहे हैं फिर आप? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको इडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी याद हो तो उसके अंदर आपको याद होगा वर्क डन हुआ करता था एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। याद है? वर्क डन होता था एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब आपने यहां पे पिस्टन को ऊपर लेके गए, यानी कि आपने कहा वर्क इज डन बाय द गैस, तो आपको यह भी पता होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई।
जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी क्या हो गई, यहां पे कम हो गई। सुनना गौर से, पहले के मुकाबले में वॉल्यूम ज्यादा अवेलेबल हो गया, यस सर। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, यस सर। लेकिन क्या टेम्परेचर गैस का कम हो गया, जी सर। और उसकी वजह से मॉलिक्यूलर मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, यस सर। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, यस सर। तो जहन में रखिएगा, आपके पास वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एंट्रोपी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से एंट्रोपी कम हो जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट एंट्रोपी के बढ़ने पर आ रहा था वो नलिफाई हो गया, कैंसिल हो गया। क्या करने पर, जो यहां पे इनकी इंटरनल एनर्जी कम हुई और क्या कम हुआ, इनका टेम्परेचर कम हुआ। तो इसलिए आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहती है। आसान करके ऐसे बता सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली ऐसे बता सकते हैं। आप कॉन्सेप्चुअली समझो ज्यादा बेहतर है। अब अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होती फिर क्या होता? अगर रिवर्सिबल, सुनो, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होती फिर क्या होता, सोचो। फिर वर्क डन ऑन द गैस होता, वर्क डन ऑन द गैस होता, गैस का टेम्परेचर बढ़ता, वॉल्यूम क्या होता आपके पास, श्रिंक कर जाता। वॉल्यूम के कम होने की वजह से एंट्रोपी कम होती। क्यों एंट्रोपी कम होती भाई? क्योंकि आपके पास घूमने फिरने की जगह कम हो गई, तो वो आपके पास बैलेंस हो जाता टेम्परेचर के बढ़ने से। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो टेम्परेचर के बढ़ने से ऑटोमेटिकली बैलेंस, मतलब वॉल्यूम कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स को मूव करने की जो जगह की अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई, तो डिसऑर्डरनेस कम हो गया। लेकिन साथ ही साथ उनका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, वर्क डन ऑन द गैस हुआ, तो उसकी वजह से उनकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी आपके पास क्या हो गया, जीरो। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास कैसा होता है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होता है। अब जरा ये समझना कि आपके पास ये जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है, अब एक और सवाल आता है जहन में। सवाल ये आता है कि सर आपने ये कहा कि अगर किसी सिस्टम को हीट ना दी जाए, अगर किसी सिस्टम को हीट ना दी जाए, सुनना गौर से, अगर किसी सिस्टम को हीट ना दी जाए तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको ये तो कहा कि सिस्टम को हीट ना दी जाए तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, लेकिन साथ में उसकी रीजन भी दी है फिर मैंने। अब फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है, यानी कि देखो, ये मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बोला ठीक है सर। यहां पे एक मेम्ब्रेन है और यहां पे मेरे पास गैस है, बोला ठीक है सर। मैंने जैसे ही यहां से ये मेम्ब्रेन रिमूव किया, मैंने जैसे ये मेम्ब्रेन रिमूव किया तो मेरे भाई ये जो गैस है ये इस पूरे वेसल में क्या हो गई, फैल गई, बोला ठीक है सर, वैसे फैल गई। ये है आपके पास फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस और इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि एक डायरेक्शन में हो रहा है, वापस नहीं आ सकता खुद से। मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं वापस मेम्ब्रेन एस्टेब्लिश कर लूं तो गैस वापस आ जाए, नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि स्मॉल चेंज करने पर सिस्टम वापस इनिशियल कंडीशन में रिवर्ट कर जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। तो ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब देखो, ये इसके अंदर भी आपके पास ना ये यहां पे इंसुलेशन लगी होती है, इंसुलेशन है यहां पे, ये इंसुलेशन है, मतलब यहां पे भी हीट नहीं जा सकती अंदर। जब हीट नहीं जा सकती तो फिर हम कहते हैं सर इसमें भी फिर भाई क्यू सप्लाइड तो इसमें भी जीरो है, तो इसके अंदर भी मेरा बेटा फिर जो एंट्रोपी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन इसके अंदर आप कहते हो कि एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसमें क्यों नहीं एंट्रोपी कांस्टेंट है? दो आंसर्स हैं इसके। आंसर नंबर 1, यहां पे जब मैंने आपको यह समझाया, क्या मैंने आपको यह कहा कि जब आप एक्सपेंड कर रहे हो तो एंट्रोपी कांस्टेंट है? नहीं। मैंने आपको क्या समझाया, समझा, कॉन्सेप्ट समझना। मैंने आपको यह कहा कि जब आपका सिस्टम एक्सपेंड किया तो मॉलिक्यूल्स को पहले के मुकाबले में ज्यादा जगह मिली, गोया के एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़ गई, डीलोकलाइजेशन बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। लेकिन साथ ही साथ इसका टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि वर्क डन हुआ एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हुआ तो इनकी मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर स्पीड कम हुई, जिसकी वजह से एंट्रोपी कम हुई, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया। जितनी एंट्रोपी बढ़ी थी उतनी एंट्रोपी कम हो गई, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया। अब यहां समझो, यहां समझो, यहां पे सुनना, यहां पे जब आपके पास फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो
इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हमने ये बात डिस्कस की थी। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो आता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती गैस की जब वो एक्सपेंड करती है। ये पूरा पढ़ाया मैंने इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब आप सोचो, पहले के मुकाबले में क्या वॉल्यूम बढ़ गया? पहले गैस के पास ये वॉल्यूम था, अब ये पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है। पहले के मुकाबले में क्या वॉल्यूम बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। पहले के मुकाबले में क्या वॉल्यूम बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है? बढ़ती है। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं हुआ। यहां पे वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से एंट्रोपी बढ़ रही थी और टेम्परेचर के कम होने की वजह से एंट्रोपी कम हो रही थी। नेट इफेक्ट जीरो हो रहा था। जितना बढ़ रही थी उतना कम हो रही थी, नेट इफेक्ट जीरो हो रहा था। यहां पे क्या मुसीबत है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, तो एंट्रोपी कम नहीं हो रही। इसलिए फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में ओवरऑल एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। इसको आप ऐसे भी समझ लो, अभी समझाया था। इरिवर्सिबल प्रोसेस हैपेंस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंट्रोपी इंक्रीजेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है आइसोलेटेड सिस्टम में, एंट्रोपी बढ़ रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस हैपेंस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, नेट चेंज इन द एंट्रोपी इज जीरो। क्लियर है? क्लियर है? छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं और साइक्लिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज डिस्कस करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस पे जाने से पहले एक बार फिर से एक चीज जरा समझ लो। क्या? अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है। कांस्टेंट कब रहती है? अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट, तो नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी जीरो और सिस्टम की एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है भाई? उसके अंदर अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेट चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इन द केस ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस। ऐसा कोई प्रोसेस मुमकिन नहीं है कि जिसके अंदर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो, सराउंडिंग इंक्रीज हो और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट के मुकाबले में ज्यादा हो, क्योंकि नेट चेंज उसमें नेगेटिव आ जाएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट यही है, no process is possible that can decrease the entropy of the universe। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कम कर सके। तो डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने एक चीज और पढ़ी, वो क्या कि मेरा बेटा, जो भी आपके पास ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट जनरेट हो जाती है, ये आपके पास अनअवेलेबल एनर्जी है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अनअवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क है। अनअवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? इसलिए कि अब आप इससे कोई काम नहीं कर सकते। जो मैंने बोला और बोलने पर मेरी एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर गई, अब वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो यूनिवर्स की हीट का हिस्सा बन गया और मैं यूनिवर्स की हीट को इस्तेमाल करके कोई काम नहीं कर सकता। ये आगे पढ़ेंगे कार्नोट इंजन में भी कि आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा। सही है? तो जो चीज हीट में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब एंट्रोपी जनरेट हो गई और अब जाहिर है तो वापस नहीं ले सकते ना। इसको ऐसे समझ लो, जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास हीट मौजूद है, क्या वो आपको हीट एनर्जी वापस करेंगे काम करने के लिए? नहीं करेंगे। तो जो भी एनर्जी का फॉर्म हीट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यूजलेस अनअवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क में कन्वर्ट हो गया। यही बात आपने पढ़ी कि भाई फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हुआ वो हीट में कन्वर्ट हो गया, और हीट क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। और यही हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस भी है। क्या हमारे पास गाड़ियां चल रही हैं, सारी की सारी गाड़ियां हीट एनर्जी रिलीज करती हैं, गोया के सब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ा रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अवेलेबल एनर्जी कम होती जा रही है, अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ती जा रही है। जो चीज हीट में कन्वर्ट होती जा रही है वो अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है। ठीक है? तो एंट्रोपी को यूं भी कहते हैं कि एंट्रोपी बेसिकली इज
अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर टू डू वर्क, ये भी होता है। खैर इसको और भी देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास आता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है सर, ठीक है भाई। अब जरा समझो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई मान लो यहां पे आपके पास कोई एक इनिशियल स्टेट आई है, आपका सिस्टम, ये मान लो एक पीवी डायग्राम है कोई भी, आपका सिस्टम यहां से गया किसी एक स्टेट ए पर, यहां से गया किसी एक स्टेट बी पर, यहां से आया किसी एक स्टेट सी पर, और यहां से वापस आ गया इधर। तो ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। ये है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं मेरे बच्चे एक ऐसे प्रोसेस को कि जिसमें जहां से आपके सिस्टम ने अपनी कहानी का आगाज किया था, घूम फिर के आपके सिस्टम वापस वहीं पर आ गया। सच सिस्टम्स आर टर्म्ड एज साइक्लिक प्रोसेसेस। आगे चल के हमने कार्नोट इंजन को भी पढ़ना है, वो भी एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। तो खैर साइक्लिक प्रोसेस की अगर आप एंट्रोपी की बात करें, डेल्टा एस, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, ये एक स्टेट प्रॉपर्टी है। याद है हमने ये बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, और लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको इसकी पूरी डेरिवेशन भी कराई थी कि जो आपके पास एंट्रोपी है या चेंज इन एंट्रोपी है, ये कैसा आपके पास प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी कि स्टेट पर डिपेंड करती है। स्टेट चेंज करेंगे तो चेंज होगी। अब देखो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस, अच्छे से सोचना, सोच के देखो जरा, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कैसा, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो इनिशियल स्टेट होगी वही फाइनल स्टेट होगी। बोला हाँ सर। तो इसका मतलब जो इनिशियल एंट्रोपी है वही फाइनल एंट्रोपी होगी। बोला हाँ सर। इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, क्योंकि सिस्टम यहां से शुरू हुआ वापस यहीं आ गया। मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज की बात नहीं कर रहा। सुनो, अभी साइक्लिक प्रोसेस की बात चल रही है ना। अरे भैया साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम मान लो यहां था पहले, ये उसका इनिशियल स्टेट था। स्टेट क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का वैल्यू। ये इसका पीवीटी का वैल्यू था। आप कहीं ए पर लेकर गए, कुछ किया आपने, उसका पीवीटी चेंज हुआ, फिर पीवीटी चेंज हुआ, फिर पीवीटी चेंज हुआ, फिर वापस यहीं ले आए। यानी कि आपने अपने सिस्टम को डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा, और जब साइकिल मुकम्मल हुआ, सुनना गौर से, जब साइकिल पूरा हुआ तो जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म हो गया। जहां से जो इनिशियल पॉइंट था वही क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो इसका मतलब जो इनिशियल एंट्रोपी थी वही फाइनल एंट्रोपी होगी। इसका मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फाइनल इनिशियल बराबर हो गई। साइक्लिक प्रोसेस में, सुनना गौर से, साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जीरो होता है। सही है, ध्यान में रखेंगे। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जीरो होता है। अगर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, देखो सुनना गौर से, अच्छे से देखना, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, गौर से सुनना, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, ये मिला के जीरो है। यही था ना भाई, सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम की बढ़ रही है तो सराउंडिंग की कम होगी। अगर सोचो मेरे पास कोई रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, सुनना गौर से, यानी कि वो रिवर्सिबल भी है साइक्लिक भी है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, शुरू वही खत्म। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, यहां से जब मैं ए पे जा रहा हूं तो बहुत आहिस्ता 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 जा रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे मैं वापस पलट सकता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस यही होता है ना, इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस। तो ये ऐसे गया, ये भी रिवर्सिबल, ऐसे आया, ये भी रिवर्सिबल, ऐसे आया रिवर्सिबल, ऐसे आया रिवर्सिबल। अगर कोई रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, आपने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जीरो। क्या मैं ये कह सकता हूं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग भी जीरो होगा, भाई ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी जाके मिला के मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये हम कार्नोट इंजन में देखेंगे क्या, कि कार्नोट इंजन काम करता है रिवर्सिबल साइक्लिक कार्नोट साइकिल पर। रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के अंदर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि जो गैस होती है जो वर्क डन कर रही होती है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी क्या होता है, जीरो होता है। और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग भी क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपके पास एक इररिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, अगर इररिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है,
चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इसमें भी जीरो होगा, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग जो होगा ये नॉन जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आपके पास पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉन जीरो होगा। ये ध्यान में रखना, फिर सुन लो फिर समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। देखो भैया, मुझे पता है कि ये टॉपिक मुश्किल है, सबसे ज्यादा निगलेक्टेड टॉपिक है। मैंने इसीलिए शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई आप में से वही लोग पढ़ें इसको कि जो इसको झेल सकते हो, इसको संभाल सकते हो, इसको हजम करने की सलाहियत रखते हो। है इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक है, ठीक है। मैं कार्नोट इंजन और उन सब पे आपको बताऊंगा कि कार्नोट इंजन को ना डिफाइन करने का तरीका होता है ना कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो 100% एफिशिएंट हो। मैं इसी से एक्सप्लेन करूंगा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे कि यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो विदाउट डूइंग वर्क हीट को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करा दे। ये सब इसका एंट्रोपी का कमाल है, सब हम देखेंगे इसमें, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं, आहिस्ता आहिस्ता समझो, रिवाइज करो। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, या आप कह सकते हो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो, ठीक है। मतलब चेंज नहीं होती, या आप कहते हो जो चेंज आ रहा है वो जीरो, एक ही बात हो गई है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट एक बराबर होती है, तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम साइकिल में घूमता है, सिस्टम से मुराद गैस है, गैस पहले यहां से यहां गई फिर वापस आई, तो जो इनिशियल एंट्रोपी थी वही क्या है, फाइनल एंट्रोपी है। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जीरो होता है। अगर एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जीरो होता है। और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जीरो है रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में क्या होगा, जीरो होगा, तभी जाके आंसर जीरो आएगा। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज भी जीरो होता है और सराउंडिंग की एंट्रोपी का चेंज भी क्या होता है, जीरो होता है। ये मैं आपको साबित कराऊंगा कार्नोट साइकिल में वैल्यूज के साथ, परेशान नहीं होना, किसी भी कार्नोट इंजन में हम साबित कर लेंगे, ठीक है। अगर एक इररिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है जो कि हमारी गाड़ियों में होता है, उसमें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम तो जीरो होता है क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग पॉजिटिव होता है क्योंकि वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें हीट एनर्जी जनरेट हो रही होती है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक और चीज ध्यान में रखना, डेल्टा एस बिल्कुल वैसे ही स्टेट प्रॉपर्टी है जैसे कि डेल्टा यू था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, नेट चेंज जीरो होता है क्योंकि आप जहां से शुरू कर रहे होते हो वही खत्म कर रहे होते हो। लेकिन एंट्रोपी इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। कैसे, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एंट्रोपी कंजर्व नहीं रहती। एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट है, शक्लें बदलती है। एंट्रोपी यूनिवर्स की कांस्टेंट नहीं है, बढ़ सकती है या कांस्टेंट रह सकती है। कांस्टेंट तब रहेगी अगर आप हीट प्रोड्यूस करना ही खत्म कर दो, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कुछ रिवर्सिबल है, कुछ कैसे इररिवर्सिबल है, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल भी सिर्फ आपने आइडियलाइज किए हुए, वरना रियल लाइफ में तो सारे क्या है, इररिवर्सिबल है। तो एंट्रोपी इज लाइक इंटरनल एनर्जी इन अ सेंस कि वो स्टेट प्रॉपर्टी है, अदरवाइज दोनों अलग अलग है। इंटरनल एनर्जी या कोई भी एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है, ये एंट्रोपी कंजर्वेशन को ओबे नहीं करती। एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स कांस्टेंट रहेगी अगर हमारे सारे आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस हो, अदरवाइज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। और उसको आप हीट डेथ कहते हो। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स में हीट की तादाद बढ़ती जा रही है, अनअवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो फाइनली इसको कंक्लूड करते हुए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एंट्रोपी वाली स्टेटमेंट क्या है, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है कि जिससे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज हो जाए। किसी भी प्रोसेस के सबब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल आइदर रिमेन कांस्टेंट और इट विल इंक्रीज। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू द एंट्रोपी स्टेटमेंट, ठीक है मेरे बच्चे। उम्मीद है आपने सीखा होगा, कुछ मजा आया होगा, मुझे बताना। अगले लेक्चर में हम हमारा कार्नोट इंजन शुरू करेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे।